चलो गुड मॉर्निंग ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी की हमने बेसिकली 3 डिफिनेशंस देखी हुई थी। एक हिस्ट्रिकल डिफिनेशंस देखी हमने, फिर जनरल डिफिनेशंस भी देखी और लीगल डिफिनेशंस भी देखी हुई थी। हिस्ट्रिकल डिफिनेशंस में क्या बताता है? हिस्ट्रिकल डिफिनेशन में बताता है टू लैटिन वर्ड कौन कौन से वर्ड से मिलके बने हुए हैं? कॉम, विथ और टुगेदर, पेन, पनिश, ब्रेड और मिल। यानी देखा जाए तो टुगेदर टेकिंग अ मिल्क, टुगेदर टेकिंग अ मिल्क। तो ये तो था इसका हिस्ट्रिकल डिफिनेशन में। यानी पहले कंपनी किसको बोला जाता था? साथ बैठ के खाना खाने को, मिल लेने को कंपनी बोला जाता था। और आज क्या बोला जाता है? साथ बैठ के, साथ होके, यानी 2-4 लोग मिले हुए, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिल के काम कर रहे हैं, उसको कंपनी बोला जाता है। अच्छा, जनरल डिफिनेशंस कंपनी की क्या होती है? कंपनी की जनरल डिफिनेशंस, कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अच्छा, पर्सन्स की डिफिनेशन यहाँ पे पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स भी आता है और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नेचुरल पर्सन्स कौन? आप और हम लोग। क्लियर है? राम हुआ, श्याम हुआ, आप हुए, हम हुए, ये हम लोग नेचुरल पर्सन्स में आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स, अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी बना रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। यानी एक कंपनी, पर्सन उसी को भी बोलेंगे ना, एसोसिएशन। 2 कंपनी मिलके कोई नई कंपनी बना रही हैं तो 2 लोग मिलके, वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। फर्म हो जाता है आर्टिफिशियल में, ट्रस्ट हो जाता है, एलएलपी हो जाता है, ये कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन्स हो जाते हैं। जब नेक्स्ट आते हैं हमारा लीगल डिफिनेशन ऑफ कंपनी में। लीगल डिफिनेशंस कंपनी की क्या बताती है? लीगल डिफिनेशंस बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। लीगल डिफिनेशंस क्या है इसका? लीगल डिफिनेशंस कंपनी का ये है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, कौन सा एक्ट अभी चल रहा है? 2013। और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। प्रीवियस कंपनीज एक्ट कौन कौन से थे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस कंपनीज एक्ट कौन कौन से थे? 1956, 1930, उसके भी पहले 1856 से जनरली स्टार्ट हो रखा है, 1860 आप ले सकते हो, वो सारे जो एक्ट थे। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होने वाले, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आप ले सकते हो, टीसीएस को आप ले सकते हो। 1930 टाटा सन्स उस टाइम थे। अच्छा, वैद्यनाथ वाली कंपनी आप ले सकते हो। ये कंपनी कौन सी है? वैद्यनाथ जो चंप्रास आता है आयुर्वेदिक का निकालते, ये बहुत पहले की कंपनियां हैं, तो इनको आप ले सकते हो। बिरला ग्रुप की कंपनी को आप ले सकते हो। अच्छा, कंपनी से 2013 में जनरली आप जियो को ले सकते हो। जियो उतनी पुरानी कंपनी नहीं है, 2016 में जनरली जियो आ रखी है, तो ये इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो। तो वो कंपनी जो प्रेजेंट कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी, तो प्रेजेंट कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है अभी? 2013। या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोला जाता है एज पर लीगल डिफिनेशंस। क्लियर है? एज पर लीगल डिफिनेशंस, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट का मतलब सिर्फ आप ये न लेकर के चलना कि प्रीवियस एक्ट 1956 था, मैं पहले ही बता चुका, उसके पहले भी एक्ट इंडिया में थे। अच्छा, लीगल डिफिनेशंस एक बोला जाता है, ये तो लीगल हुआ। अच्छा, लीगल डिफिनेशंस अगर आप किसी भी चीज़ की जनरली बेसिकली पढ़ते हो तो उससे आपको ये क्लियर नहीं होता है कि ये कौन सी चीज़ें दे रही हैं। क्लियर है? एक होता है लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज का मतलब जनरली क्या बोला जाता है कि लेमन का मतलब कोई नॉर्मल इंसान भी, जैसे आप लीगली पढ़ाई कर रहे हो, लीगल चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हो तो आप समझ सकते हो। लेकिन लेमन लैंग्वेज मतलब जैसे ये हुआ जनरल डिफिनेशन, ये कोई भी इंसान समझ सकता है, एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या इसकी हिस्ट्रिकल डिफिनेशन भी कोई समझ सकता है। लेकिन क्या लीगल डिफिनेशन से किसी को ये क्लियर, एक नॉर्मल इंसान को ये क्लियर हो सकता है कि कंपनी क्या होती है? नहीं। तो इसके लिए लीगल डिफिनेशन कौन पढ़ता है? आप और हम पढ़ते हैं। क्लियर है? और हम दूसरों को समझाते हैं। तो जब डिफिनेशन तैयार किया जाता है तो उसी बेसिकली पर्पज से तैयार किया जाता है कि इसको जो लॉ की बेसिकली नॉलेज रखते हैं वही क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ये तीनों कंपनी की डिफिनेशंस थी। फिर हमने देखा हुआ था एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरा अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब वो, अच्छा, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है और डेथ होता है, वैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी की बर्थ, कंपनी इन बर्थ। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है और डेथ होता है, वैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और
वाइंडिंग अप होती है, डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, डिसोल्यूशन मान लो, यानी इनकॉर्पोरेशन होना यानी बर्थ होना। अच्छा, बर्थ कब होता है कंपनी का? व्हेन कंपनी इज रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ या रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है, एक्ट मतलब कोई सा भी एक्ट हो सकता है, जैसे सिंगल पर्सन। अच्छा, सिंगल पर्सन कौन हो जाता है? कंपनी हो जाती है जब वो फॉर्म हो जाती है। तो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग, जो मेंबर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो इनसे अलग हो जाती है। इट कैन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस टू जनरली कंपनी लेजिस्लेशन। टाटा सन्स हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनियां, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ये सारी कंपनियां किसके थ्रू हैं? कंपनी लेजिस्लेशन। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी वो पार्लियामेंट, जैसे एसबीआई हुआ, आरबीआई हुआ, आईसीएसआई हुआ, आईसीआई हो गया, सीबी हो गया, सीबी एक्ट 1992 में। तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्या किया गया हुआ है, ये फॉर्म हुई है। क्लियर है? पार्लियामेंट ने इसको स्पेशली, इनके अपने एक्ट है, और टाटा सन्स कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। क्लियर है? तो ये हुआ इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होना। क्लियर है? अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब सिर्फ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, एंड जैसे पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। क्लियर है? पार्टनरशिप खुद का ही होता है। ये नेक्स्ट दे रखा है बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। चल, नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी कैसी होती है? क्लियर है? यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी कैसी होती है, यानी कंपनी एक तो फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है, कैसे है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसी होती है। सबसे पहला कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सबसे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने वाले क्या बात दिया हुआ है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। क्लियर है? पर्सन्स आप समझ चुके होंगे। लीगल, लीगल का मतलब क्या होता है? एथोराइज, जनरली जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है वो। कंपनी, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एट इज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी किसके थ्रू क्रिएट होती है? कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। अभी कोई कंपनी जियो किसके थ्रू क्रिएट हुई? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू जियो क्रिएट हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसके थ्रू क्रिएट हुई है? कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, तो उसी के लिए क्या बोला जाता है? इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाई लॉ। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स एंड पावर ऑफ ए नेचुरल पर्सन। क्या बोला गया हुआ है? नेचुरल पर्सन कंपनी को बेसिकली फॉर्म करते हैं। नेचुरल पर्सन कंपनी को बेसिकली फॉर्म करते हैं, लेकिन कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। कंपनी के अलग नाम मिल जाते हैं। कंपनी एज नेचुरल पर्सन्स के जैसे ही सारे राइट्स और पावर रखती है। फिर क्या दे रखा? ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एट इज क्रिएटेड बाई लॉ। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी एक लॉ के वे में क्या की गई है? क्रिएट भी होती है, और लॉ के थ्रू ही इसकी वाइंडिंग अप होती है। वाइंडिंग अप यानी इसकी डेथ भी होती है। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स एंड पावर ऑफ ए नेचुरल पर्सन। जैसे अच्छा, नेचुरल पर्सन्स का मतलब जैसे हम लोग, ह्यूमन बीइंग प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, बिल्कुल। तो क्या कंपनी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर कंपनी क्या होगी? कंपनी रजिस्टर्ड हुई होगी, इनकॉर्पोरेट किसी एक्ट में हुई होगी तो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, क्या कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, हम लोग के ऊपर कोई केस कर सकता है? बिल्कुल। तो क्या कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसके लिए। क्या कंपनी किसी पे केस कर सकती है? हाँ, जैसे नेचुरल पर्सन किसी और के ऊपर केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है? किसी और के ऊपर केस कर सकती है। तो ही दिया हुआ है। इट कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंपनी को कोई भी काम करना होगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना होगा, तो कंपनी के नाम से करना होगा। क्लियर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अच्छा, जैसे आपने सुना जियो और उनकी डील हुई, फेसबुक की डील हुई, तो जियो को जनरली 40 से 45 हज़ार करोड़ में फेसबुक ने जियो में डीलिंग की। तो जियो और किसके बीच में? जियो किसकी कंपनी? बेसिकली अगर आप देखो तो रिलायंस, मुकेश अंबानी की। तो जियो और फेसबुक में अगर डीलिंग हुई तो फेसबुक किसकी? मार्क जुकरबर्ग की। तो उन दोनों में जो डील हुआ तो जियो की तरफ से जियो कंपनी ने डील किया होगा, न कि मुकेश अंबानी ने। फेसबुक ने डील किया तो फेसबुक की कंपनी के नाम से होगा, फेसबुक इनकॉर्पोरेशंस के नाम से होगा, जियो के नाम से होगा। क्लियर है?
तो वही बोलता है इट कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन सू इन इट्स ऑन नेम एंड कैन बी सूड, यानी ये अपने नाम से भी केस कर सकता है और दूसरा इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। सबसे ज़्यादा फायदे का क्या है? कंपनी कैसी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या माना गया हुआ है? लिमिटेड होती है। अच्छा, लिमिटेड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर एज शेयर होल्डर्स एक्सटेंड टू इन केस ऑफ जनरली शेयर होल्डर्स। अच्छा, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, मेंबर, जनरली एक ही वर्ड बोला गया हुआ है लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं। आप मेंबर जो सब्सक्राइबर है उसको मेंबर भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स को भी मेंबर बोल सकते हो, लेकिन ये अलग अलग आ जाते हैं। हम आगे चल के देखेंगे अलग अलग कैसे होते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर एज शेयर होल्डर एक्सटेंड टू इन केस ऑफ, अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तो आपकी लायबिलिटी कहाँ तक बनती है? अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, यानी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स का मतलब क्या दिया हुआ है वो हम समझते हैं। जैसे मान लो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, मान लेते हैं मिस्टर राम है, क्लियर। मान लो मिस्टर राम है और ये मिस्टर राम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या किया हुआ है? शेयर्स परचेज किया। कितने के शेयर परचेज किए? मान लेते हैं उसने 1000 शेयर्स परचेज किए ऑफ ₹10 ईच, क्लियर है। मिस्टर राम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कितने शेयर्स परचेज किए? 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ऐसा हो सकता है कंपनी, जैसे आप अगर पढ़ते हो तो जैसे 12th में पढ़ा होगा, कंपनी कॉल बेसिस पे पैसे मंगाती है। कॉल बेसिस मान लेते हैं कंपनी ने 5 रुपये मंगा लिए हुए, 1000 शेयर्स पे मिस्टर राम ने कितना पे कर दिया? 5000 हो गया, क्लियर। 1000 इंटू 5000, 5 रुपये बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? मिस्टर राम कितना पे करेगा? अनपेड अमाउंट। अगर मिस्टर राम ने शेयर होल्ड किया हुआ है तो अनपेड अमाउंट सिर्फ पे करेंगे। तो मिस्टर राम कितना पे कर चुके हैं? सिर्फ 5000 पे किया हुआ है उन्होंने। 10 रुपये एक शेयर का था, उन्होंने 5 रुपये पहले ही पे कर दिया हुआ है। तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी बनती है? सिर्फ और सिर्फ अब 5000 की लायबिलिटी बनती है, क्लियर है। तो यही दिया हुआ है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। पहले तो शेयर्स लिमिटेड वाली कंपनी होती है, यानी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। कितना अमाउंट अनपेड ऑन शेयर था? 1000 शेयर्स पे 5 रुपये पहले ही दे चुके थे, बचा कितना अनपेड? 5000। तो मिस्टर राम की लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ अब 5000 तक की है। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। गारंटीड अमाउंट वाली कंपनियां होती हैं। जब यहाँ पे मिस्टर राम, नेक्स्ट फिर वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस लेते हैं। मिस्टर राम गिव्स गारंटी टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, गारंटी देने का ये मतलब होता है कि मिस्टर राम ने गारंटी दिया कंपनी को, कितने तक का? गारंटी जब दिया जाता है तो स्टार्टिंग में ही आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिख दिया जाता है, गारंटी वाली रहती है। तो आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी को क्या करना पड़ता है? जितना आपने गारंटी दिया हुआ है उतने पैसे पे करने पड़ते हैं। मान लो आपने 1 लाख की गारंटी दी हुई थी स्टार्टिंग में, तो आप 1 लाख कब पे करोगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, क्लियर है। कब पे करना है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो यही बोला गया हुआ है। मिस्टर राम्स कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, अमाउंट अनपेड, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, अमाउंट गारंटीड बाई मेंबर्स, क्लियर। तो ये हुआ, गारंटी कितना दिया? 1 लाख का, तो आपको कब पे करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यहाँ पे अगर मिस्टर राम, ये तो पहला केस था, ये दूसरा, ये तीसरा समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर राम ही थे, मिस्टर राम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो कंपनी, अगर तो शेयर वाली कंपनी है, लेकिन मान लो यही अगर कंपनी मैंने कोई ABC लिमिटेड कंपनी फॉर्म किया, वो कौन सी थी? अनलिमिटेड वाली कंपनी थी। तो मिस्टर राम को अगर कंपनी पे डेब्ट्स होता है तो मिस्टर राम को क्या करना पड़ेगा? इट्स ऑन
प्रॉपर्टी यानी मिस्टर राम की खुद की प्रॉपर्टी भी क्या की जाएगी, सेल की जाएगी अगर टिप्स ज़्यादा होता है तो। कह रहे यही होता है अनलिमिटेड कंपनी का। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी का ये होगा कि अनलिमिटेड कंपनी के फायदे क्या होते हैं, बनेगा। अच्छा, जब आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो आप अनलिमिटेड कंपनी बनाओगे क्यों? एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी बेची जा रही हो तो अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा? क्योंकि सबसे बेसिकली ये इंश्योरेंस करा लेती है। अनलिमिटेड कंपनी अपना क्या करा लेती है, इंश्योरेंस करा लेती है। और जब अनलिमिटेड कंपनी का इंश्योरेंस हो ही रहेगा तो आपकी जनरली जितना भी अगर आपको नुकसान होता है सारे पैसे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी वैसे फॉर्म होती नहीं है, सिर्फ शेयर्स वाली मोस्टली कंपनियां कैसे होती है, शेयर्स वाली कंपनी होती है। तो ये तो था लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जितना सिर्फ बचा रहेगा उतना ही पे करना है। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, अमाउंट गारंटीड बाई मेंबर्स। आपने 1 लाख की गारंटी दी है तो आपको वो पे करना पड़ेगा। फिर अनलिमिटेड कंपनी यानी आपकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की एसेट्स भी क्या की जाएगी, सेल की जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर है। परपेचुअल सक्सेशन 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या दे रहा है परपेचुअल सक्सेशन? एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब चलते जाना। सक्सेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होते रहना, मतलब एक से आगे चलते जाना। तो वही दिया हुआ है परपेचुअल। एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। कभी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मरती नहीं है। कब मरेगी, एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड अप एज पर लॉ। An incorporated company never dies except when it is wound up as per law। सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, लॉ के थ्रू ही। लॉ के थ्रू कंपनी का बर्थ हुआ और लॉ के थ्रू ही कंपनी की क्या होगी, डेथ भी होगी। कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय डेथ और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड बाई डेथ और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर्स एंड रिमेन द सेम एंटिटी। यानी कंपनी में कोई आए कोई जाए, कंपनी के मेंबर्स की डेथ होती है या वो छोड़ के जाते हैं, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी अपना गोइंग कॉन्सर्न यानी चलती ही रहती है। कंपनी कैसे बंद होगी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की डेथ कैसे होती है, लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे सीसीडी के ऑनर्स का तुम लोगों ने सुना भी होगा कि डेथ हुई थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या सीसीडी आज बंद हो गया? नहीं, चल रहा है। तो वही बात हुआ, यानी मेंबर्स आए या जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कंपनी के 4 मेंबर हैं। क्लियर है। कंपनी के 4 मेंबर हैं, कंपनी के चारों मेंबर्स कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, मेंबर्स की डेथ होती है। कंपनी अब क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट हो गई। मेंबर्स आप लीगल पर्सन हो जाते हो तो मेंबर से अलग हो जाते हो। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी मेंबरशिप क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम। बट दैट डज नॉट अफेक्ट इट्स कॉन्टिन्यूटी। लेकिन कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट, ये तो सबने ही सुना है, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। यानी मेंबर्स आए या जाए कंपनी क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। क्लियर है। ये था 3 कैरेक्टरिस्ट। कौन कौन से देखा हमने? सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। कंपनी क्या होती है, कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिकम अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड इट इज आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड इन एनी एक्ट या इन लॉ। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स ऑफ ए नेचुरल पर्सन। सेकेंड क्या दिया, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स कैरेक्टरिस्ट कंपनी का क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी और अनलिमिटेड। मोस्टली कंपनी कैसे फॉर्म होती है, लिमिटेड बाई शेयर्स। परपेचुअल सक्सेशन सिर्फ एक लाइन याद करना है, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आता जाता रहेगा लेकिन कंपनी की क्या होगी, कंपनी अपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ सेपरेट प्रॉपर्टी। जो सेपरेट प्रॉपर्टी पहले हमने पढ़ा, कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी अब क्या हो गई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को खुद का एक नाम मिल चुका है। तो कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड इंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। पूरी की पूरी कंपनी अपने क्या हो गई, मेंबर से अपने अलग हो गई। कंपनी मेंबर से क्या हो गई, अलग हो गई। इज कैपेबल ऑफ, यानी मालिक कौन होगा,
सबसे पहले मालिक, उसके जो भी प्रॉपर्टी रहेगी एंजॉय कौन करेगा, एंड डिस्पोजिंग ट्रांसफर कौन करेगा, एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना हुआ, चैरिटी में देना हुआ है, कौन करने वाला है, इन इट्स ओन नेम, कंपनी के नाम पे ही सारी चीजें होगी। यानी कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है तो कंपनी के नाम पे लिया जाएगा। जैसे फेसबुक ने डील किया हुआ है जियो में, क्लियर है, फेसबुक ने डील किया हुआ है जियो में, तो उस केस में किसका डीलिंग होगा, फेसबुक का होगा, न कि मार्क जुकरबर्ग का होगा। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ऑनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी की एग्जिस्टेंस में या वाइंडिंग अप के टाइम पे कोई भी मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई मेंबर 100% इंटायर शेयर कैपिटल भी होल्ड किया हुआ है तो भी वो क्या कर सकता है, कंपनी का मेंबर, कंपनी का ऑनर नहीं बन सकता है। प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, कंपनी के नाम पे ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी ट्रांसफर शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, शेयर्स मतलब जनरली ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है वो देखते हैं। शेयर्स और मूवेबल प्रॉपर्टी मार्क कर लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। शेयर और मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स हमारा क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, एंड ट्रांसफरेबल इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय इट आर्टिकल्स, यानी जैसी कंपनी रहेगा उसका आर्टिकल्स जैसे बताता है उसी के अकॉर्डिंग शेयर्स भी क्या होंगे, इजिली ट्रांसफर होंगे। क्या दिया रखा है, इन ए प्राइवेट कंपनी द राइट्स ऑफ ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। समझते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक कंपनी का लेते हैं। मान लेते हैं प्राइवेट कंपनी में कौन है, ए और बी। ए के पास शेयर थे मान लो 10 शेयर, और बी के पास भी, बी इसको बोलते हैं ट्रांसफरर मान लेते हैं। देखो ए ने 10 शेयर पहले से होल्ड किया होता है, बी अगर शेयर्स परचेस करना चाहता है तो अगर बी कोई नया पर्सन है तो, बी कोई नया पर्सन है तो ए सबसे पहले, प्राइवेट कंपनी ये बताती है कि ए को सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड में ये क्या था, मेंबर था, तो ए को अपने क्या करना पड़ेगा, एबीसी लिमिटेड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अपना शेयर सेल करना चाहता हूँ, क्लियर है। डायरेक्टर वहां से डिसाइड करेंगे, क्लियर है। बी कोई नया पर्सन है, ए डायरेक्टली उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ए सबसे पहले क्या करेगा, अगर मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई कंपनी है, ए इसमें मेंबर है, तो ए को एबीसी लिमिटेड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं शेयर्स सेल करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ किसी दूसरे को। एबीसी लिमिटेड में मान लेते हैं सी और डी पहले से ही मेंबर थे, ए सी और डी तीनों मेंबर्स थे, तो अगर सी ए का शेयर लेना चाहता है तो ए इसको सेल कर देगा, क्लियर है, या इसको सेल कर देगा। अगर मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड में सी ने भी शेयर नहीं लिया और डी में ने भी शेयर नहीं लिया, तब जाके ए क्या करेगा, बी को शेयर सेल कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है, यानी आप सबसे पहले किसको शेयर सेल करोगे, कंपनी के, प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स पहले से ही है उसी को आप क्या करोगे, शेयर सेल करोगे। फिर अगर कंपनी नहीं लेती है तो फिर आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन नहीं है, यानी रिस्ट्रिक्शंस, अगर इन लोगों ने नहीं लिया तो आपने शेयर होल्ड क्यों रखा था, फायदे के लिए, आपको फायदे दिखेगा तो आप बेचोगे ही, तो इन लोगों ने नहीं लिया तो आप क्या करोगे, कोई नए पर्सन को सेल कर सकते हो। अब मान लेते हैं ए पब्लिक कंपनी केस में क्या होता है, ए के पास 10 शेयर था, बी कोई नया पर्सन से शेयर लेना चाहते हैं तो ए इजिली क्या करेगा, सेल द शेयर्स, ये प्राइवेट कंपनी का, यानी यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर, क्लियर है। पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर, ए बी को इजिली क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या था यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन कैसे है, ए पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, कंपनी क्या करेगी, मेंबर्स को बोलेगी कोई लेना चाहता हो तो ले, नहीं तो फिर ए क्या करेगा, बी को सेल करेगा। ये था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, नेक्स्ट आता है कैपेसिटी टू sue एंड बी sued। ए कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट अभी बता दो क्या होता है। कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन sue एंड बी sued इन इट्स ऑन नेम, यानी कंपनी क्या होती है, एक एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन sue एंड बी sued इट्स, यानी कंपनी केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर खुद भी केस हो सकता है, किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे,
क्लियर है? किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। अगर आपके साथ फ्रॉड एज अ रिलायंस ने कोई प्रोडक्ट, अगर आप रिलायंस का खरीदते हो, टाटा का खरीदते हो, किसी कंपनी का खरीदते हो, तो आप कंपनी के ऊपर केस करने जाओगे। क्लियर है? ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी और टू बी इंस्टीट्यूटेड इन इट्स ऑन नेम। किसके नाम पे होगा? पूरा का पूरा कंपनी के अपने नाम पे होगा। ए कंपनी एज अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर में इवन सू वन ऑफ इट्स ऑन मेंबर। यानी कंपनी क्या कर सकती है? अपने मेंबर्स पे भी खुद केस कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब कंपनी के पास, फिर वही वाला केस दे रखा है, कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी का अपना नाम है, कंपनी की अपनी रिकॉग्नाइजेशन है, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट भी किसको दिया गया हुआ है? कंपनी को खुद दिया गया हुआ है। यानी कंपनी खुद ही क्या करेगी? अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखते हैं, ए कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स। कंपनी किसके नाम पे होगी? कंपनी के खुद के नाम पे ही होगा। ए मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट सू इन रिस्पेक्ट ऑफ टॉर्ट्स कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी। यानी कंपनी के मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे, एक मिनट, कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन्स। लेकिन कंपनी को चलाते नेचुरल पर्सन्स है, लेकिन कंपनी के नाम से सारे काम होते हैं। तो मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे खुद केस नहीं करने जाएंगे। समझने की कोशिश करना। मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे, यानी मेंबर्स खुद नहीं करेंगे कंपनी को ये नुकसान हो रहा है मैं केस करने आया हूँ। मेंबर्स एज अ कंपनी के नाम से केस करेंगे। क्लियर है? नॉर कैन ही बी स्यूड फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय द कंपनी। और कंपनी ने कोई गलती किया होगा, कंपनी के साइड से कोई गलती होगी, तो मेंबर्स पे केस नहीं होगा। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी बनती है, देखेंगे वो भी। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। यानी कंपनी, अच्छा, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब काम करना, एक्शन मतलब काम करना। कंपनी की एक्शंस यानी कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले क्या दिया? कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें मेन चार्टेड डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी ने एमओए में जैसा लिख दिया, कंपनी ने एमओए में जैसा लिख दिया उसी के अकॉर्डिंग कंपनी काम करेगी, उससे बाहर के काम कंपनी नहीं करेगी। जैसे जियो है, जियो का काम किसमें है? टेली कम्युनिकेशंस कंपनी में है, तो जियो टेली कम्युनिकेशन वाले वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि जियो कल को गारमेंट्स सेल करने लगे। तो वही क्या दिया हुआ है? एमओए में लिखा गया, जियो के एमओए में क्या लिखा गया? टेली कम्युनिकेशंस में काम करना है। क्लियर है? रिलायंस की रिलायंस की आप जानते हो पेट्रोल वाली भी आती है, तो रिलायंस उसमें डीलिंग करेगी। मान लेते हैं किसी ज्वेलरी कंपनी है, तो ज्वेलरी कंपनी एमओए में अपने लिखेगी कि मैं ज्वेलरी से रिलेटेड ही वर्क करूंगी। क्लियर है? तो वो अपने एमओए में लिख दी, तो एमओए के बाहर के कोई भी काम नहीं कर सकती। वही दिया हुआ है, कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन द एमओए। जो एमओए ने, एमओए में कंपनी ने लिखा हुआ है उसके बाहर के काम नहीं कर सकती है। द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ इट्स एमओए। यानी कंपनी के एक्शंस और ऑब्जेक्ट जितना एमओए में लिखा गया हुआ है वहीं तक क्या हो जाते हैं? लिमिट हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि कंपनी, मान लेते हैं कोई काम हुआ और कंपनी करेगी ही नहीं, यानी कंपनी को कुछ और काम करना है तो कंपनी नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पावर अनलेस द एमओए इज अल्टर्ड प्रायर टू डूइंग सो। यानी अगर जियो को कोई और काम करने हैं तो जियो कैसे काम करेगी? जियो कैसे काम करेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने एमओए में कुछ लिख दिया, किसी ज्वेलरी वाले कंपनी ने लिख दिया, अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो वो कैसे काम करेगी? आपको अपने एमओए को क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे। यानी उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं अब ये और काम, मेरा ऑब्जेक्ट इस एक्टिविटीज में भी होने जा रहा है, मैं ये करूंगी, तो जाके आप क्या कर सकते हो? उस काम को भी आप कर सकते हो। वही दिया हुआ, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पावर अनलेस द एमओए इज अल्टर प्रायर टू डूइंग। तो यानी काम करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एमओए को अल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट
वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, क्या दे रखा है, वॉलंटरी एसोसिएशन। अच्छा, वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब अपनी मर्जी से एसोसिएशन से लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है जबरदस्ती डरा धमका के बनाया हुआ है। फॉर प्रॉफिट, ए कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स टू अर्न प्रॉफिट, यानी लोग मिलते हैं, खुद साथ आके काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड व्हाट्स ओवर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होती है उनके शेयर होल्डर्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसका जैसे शेयर्स रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। ए कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी ऑन एन एक्टिविटी अगेंस्ट द पब्लिक, यानी कोई भी काम आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कंपनी बना रहे हो कि इस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के लोगों को मारेगी, क्लियर है, किडनैपिंग वाले काम है। कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म टू कैरी ऑन एक्टिविटी अगेंस्ट द पब्लिक एक्टिविटी के अगेंस्ट में कोई कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती। एंड हैविंग नो प्रॉफिट मोटिव, यानी प्रॉफिट मोटिव बेसिकली कंपनी में होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के। सेक्शन 8 कंपनी का पर्पज ही क्या होता है, जनरली चैरिटेबल पर्पज होता है। ये तो था वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, क्या दे रखा है देखते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, यानी ऑनरशिप यानी जो ऑनर है उनका मैनेजमेंट से कोई, यानी वो सेपरेट होते हैं। जनरली कंपनी का यही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, कि कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और वाइडली स्कैटर्ड, यानी बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले रखे हैं। अब कोई भी कंपनी है उसके फॉरेन, जैसे हमारे यहाँ टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स फॉरेन में भी है, इंडिया में भी इतने सारे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द शेयर होल्डर टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, क्या ये पॉसिबल है कि सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते रहे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे लिव देयर टास्क टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। मालिक कोई और होता है, जनरली मालिक कोई और होगा और चलाने वाले कोई और होंगे। जनरली अगर देखा जाए तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली चलाता कौन है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी पूरा का पूरा मैनेज किसके थ्रू की जाती है, एंड द कंपनी इज मैनेज बाई इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ऑनर कोई और मैनेजमेंट संभाल रहा है कोई और। ये होता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। एंड लास्ट, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होती है, जैसे कंपनी बनती कैसे है, लॉ के थ्रू, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, टर्मिनेट खत्म कैसे होगा, लॉ के थ्रू ही किया जाएगा। ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैरीज ऑन इट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अल्टीमेटली इज अफेक्टेड बाय लॉ, यानी जैसा लॉ प्रिस्क्राइब करता है उसी के अकॉर्डिंग आप काम भी करते हो, कंपनी काम भी करती है और लॉ से ही अफेक्ट पूरा का पूरा होती है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, और कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होता है, वाइंडिंग अप के थ्रू खत्म होता है। क्लियर है, तो ये तो थे हमने कितने देखे, 11 कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कौन कौन से थे, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होती है। फिर सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, इसमें क्या बता रखा है, ऑनरशिप मैनेजमेंट से पूरा का पूरा क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे होल्डर क्या करे, कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव ड्यूटी टू कंडक्ट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फिर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है, जनरली प्रॉफिट के लिए, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस क्या बताता है, कोई भी कंपनी होगी, कंपनी अपने एमओए के बाहर के काम नहीं करेगी। कोई भी कंपनी होगी, कंपनी अपने एमओए के बाहर के काम नहीं करेगी, जो एमओए में लिख दिए जो काम करने के लिए वही काम वो करेगी। और अगर उसको उसके बाहर का काम करना हुआ तो पहले एमओए को अल्टर करेगी, पहले उसमें लिखेगी कि मैं ये भी काम करना चाहती हूँ, दूसरा वाला काम करना चाहती हूँ, तो जाके वो करेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ये किसके बारे में बताता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ये बताता है हमें कि कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी का खुद के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी,
पढ़ लिया हमने। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या बताती है? कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो कंपनी अपने नाम से क्या करेगी? प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कोई भी मेंबर्स या तो कंपनी की एग्जिस्टेंस के टाइम या वाइंडिंग अप के टाइम पे भी क्लेम प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकता है। इंडायरेक्ट बिड ऑफ शेयर कैपिटल भी अगर होल्ड किया है तो भी वो क्लेम नहीं कर सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या बताता है? शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शंस रहता है और पब्लिक कंपनी के केस में आप फ्रीली क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड क्या बताता है? कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना नाम है, अपना जान पहचान है, सब कुछ खुद का है, तो कंपनी भी क्या करेगी? खुद के नाम से केस करेगी। और कंपनी पे खुद ही कोई क्या कर सकता है? कंपनी के नाम पे केस करेगा। कंपनी अपने मेंबर्स पे भी केस कर सकती है। फिर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में एक लाइन सिर्फ, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये भी देखा कितने टाइप्स के होते हैं? बाई शेयर्स, बाई गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। और पहला कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। ये था आज का। थैंक यू।